नमस्कार, स्वागत है आपका उस शुभ घड़ी में जिसका सभी को इंतजार था। गणेश जी के स्वागत सत्कार में जुटे लोगों में जोश देखते ही बन रहा है और गली गली में गणेश उत्सव का उल्लास है। गणपति बप्पा के उसी हर्ष और उल्लास को दिखाती पेशकश है हमारी आज की एक खास गणपति बप्पा मोरया। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, गणपति बप्पा मोरया। और ये आवाज आज से नहीं सदियों सालों से गूंजती चली आ रही है। चलिए गणेश उत्सव की और तस्वीरें दिखाएं आपको। इससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई गणेश चतुर्थी की ये शुरुआत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया के शंखनाद के साथ गणेशोत्सव का आरंभ हो चुका है। इस आरंभ के साथ ही आप देखेंगे हर तरफ चहल पहल, हर तरफ खुशहाली, हर तरफ ही तैयारी। और ईटी नाउ स्वदेश ने भी पूरी तैयारी कर ली है आपको ये सारी की सारी चहल पहल, खुशहाली, तैयारी दिखाने की। तो चलिए हमारे साथ जुड़े, आकर करते हैं श्री गणेश जी के दर्शन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। कहते हैं कि गणेश जी का ये मंत्र जपने से जीवन का कल्याण निश्चित है। गणेश उत्सव ये वो त्योहार है जो पूरे भारत को एक माला में पिरो देता है। महाराष्ट्र में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूजा प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहास में यह अनुमान है कि गणेश चतुर्थी सन 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। यह गणेशोत्सव उनके साम्राज्य के कुलदेवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया था। पेशवाओं के अंत के बाद ये एक पारिवारिक उत्सव के रूप में बन गया था, जिसे सन 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने पुनर्जीवित किया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है और इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को, जिन्होंने 128 साल पहले मुंबई के केशव जी नायक चाल में इसकी शुरुआत की थी। आज भी इस जगह पर उसी अंदाज में मनाया जाता है गणेशोत्सव। मुंबई में तो हर उत्सव दिल खोलकर मनाया जाता है, लेकिन गणेशोत्सव की बात करें तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ त्योहारों की बात चली है, जहाँ गणेश चतुर्थी की बात हो रही है, हर त्योहार की अपनी ही एक गाथा, हर त्योहार की अपनी ही एक कथा होती है। आइए गणेश चतुर्थी से जुड़ी भी एक कथा आपको बताएं, या कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। आप ये तो जानना चाहेंगे ही कि गणेश चतुर्थी के त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जी यहाँ से मैं आप पहुंची हूँ मुंबई स्थित केशव जी नाइक चौल में, और आपको बताते ये वही जगह हैं जहाँ से गणेश चतुर्थी का श्री गणेश हुआ था। जी हाँ, श्री बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में गणेश चतुर्थी का आह्वान इसी चौल से किया था और तभी से लेकर अब तक हर साल
केशवजी नायक चौल में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से गणेश चतुर्थी के आगमन कह सकते हैं, श्री गणपति जी के आगमन की पूरी तैयारियां की जा रही है। जोरों शोरों से एक अलग ही चहल पहल मची हुई है और श्री गणेश जी को एक तरह से वेलकम करने की पूरी तैयारी यहाँ पर होती हुई। दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके की केशवजी नायक चाल में दाखिल होंगे तो मान लीजिए कि आप टाइम मशीन में सवार हो गए हैं। दरअसल मुंबई में गणेशोत्सव की शुरुआत इसी चाल से हुई थी। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा कि वक्त यहाँ बीते 128 साल से ठहर गया है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ आज भी सब कुछ वही है जो 128 साल पहले था। मध्यम वर्गीय मराठी भाषियों की ये चाल तो वैसी ही है जैसी ठीक 128 साल पहले हुआ करती थी। इस चाल में गणपति की प्रतिमा हूबहू आज भी वैसी ही आती है जैसी 128 साल पहले यानी कि 1893 में लाई जाती थी। भले ही गणेश उत्सव आज काफी चमक दमक वाला और खर्चीला त्योहार बन गया हो, लेकिन केशवजी नायक चाल में ये त्योहार अब भी सादगी से मनाया जाता है। गणपति प्रतिमा किसी आधुनिक वाहन पर नहीं बल्कि पारंपरिक पालकी में आती है। यहाँ आपको पंडाल भी लोकमान्य तिलक के विचारों और उनके आदर्शों को याद करते हुए मिलेंगे और पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। बाल गंगाधर तिलक की सीख और संदेश के अनुसार यहाँ सारे के सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि केशवजी नायक ने सन 1860 से 1862 के बीच गिरगांव में 7 चालियों का एक समूह बनाया। इन इमारतों को केशवजी नायक की चालीस के नाम से जाना जाने लगा। गिरगांव में स्थित इन चालीसियों में मराठी परिवार आने और बसने लगे और इसी तरह बना ये त्योहार। तो ये थी केशवजी नायक चाल की तस्वीर, जहां के लोग सबसे ज्यादा उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और उनका ये जोश और जुनून सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जब लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में सब लोगों को ये सार्वजनिक गणेश फेस्टिवल सार्वजनिक तरीके से मनाने का आह्वान किया था, तो हम मुंबई के पहले रहवासी हैं कि जिन्होंने ये आह्वान को प्रतिसाद दिया। उनके करीब के कलीग थे वो नरहर शास्त्री गोडसे और राव बहादुर लिमे, ये इधर रहते थे, तो उन्होंने आह्वान को प्रतिसाद दिया और इधर पहला फेस्टिवल शुरू हो गया। इस साल हम 130वां साल मना रहे हैं। लोकमान्य तिलक 1901 में हमारे इधर आए थे और यही स्टेज के ऊपर उनका वो अध्यक्ष थे और नरहर शास्त्री गोडसे का गृहस्थाश्रम ये विषय के ऊपर व्याख्यान हुआ था और लोकमान्य तिलक जी का वो अध्यक्ष थे। उसके बाद में लोकमान्य तिलक जी का बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, तो वो जुलूस 1901 में था, तो हमने 2001 में वो जुलूस वो रीइनेक्ट किया था। वैसे भी ये चौल को एक बड़ी हिस्ट्री है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो बुक फॉर्म में पिस्तौल भेजा था वो हमारे इधर पाटन करके रहते थे, उनके पास आया था। इधर बाल गंगाधर खेर भी रह के गए हैं जो मुंबई के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और ये फेस्टिवल सीधे सादी तरह से मनाने का हमारी कोशिश होती है। हर एक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए और इधर रिकॉर्ड और या बड़ा डेकोरेशन या लाइटिंग बीटिंग ये हम कम करते हैं। हमारा लो बजट होता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, गणपति बुद्धि की देवता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिले, लोगों को इधर आगे पीस मिले, लोगों को एक समाधान मिले, उसकी हमारी कोशिश होती है। यहाँ पे हम गणेशोत्सव जो मनाते हैं वो पूरी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सादगी से मनाते हैं। यहाँ जो भी हमारे पुराने ज़माने से जो भी कार्यक्रम होते आ रहे हैं, जैसे गणेश याग हुआ, कीर्तन, प्रवचन, वो तो होते ही है। उसके साथ साथ हमने अभी ये उपक्रम शुरू किया है कि जो नए विषय है आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ जहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि अभी कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, तो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम अभी एक्सपर्ट्स को बुला के हम यहाँ पे हमारे स्टेज से उनका यहाँ पे एक एड्रेस रखते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों तक नए विषय में जानकारी देते हैं, उनका यहाँ पे नॉलेज अपग्रेड करते हैं। वैसे तो सिर्फ मुंबई में ही करीब 10,000 से ज़्यादा पंडाल सज चुके हैं, लेकिन एक पंडाल है जो सबसे ज़्यादा चर्चित है। कौन सा है वो पंडाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुंबई वाले खुश होने का, जश्न मनाने का
कोई मौका नहीं छोड़ते। मुंबई की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में ये त्योहार बाशिंदों को ब्रेक देते हैं, जो सुकून के उत्साह के आनंद के पल देते हैं। यही वजह है कि चाहे जन्माष्टमी पर मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी का त्योहार हो, नवरात्रि के दौरान खेली जाने वाली डांडिया और गरबा हो, या फिर गणेशोत्सव, मुंबई वालों को इनका साल भर इंतजार रहता है। आज मुंबई और आसपास के शहरों में 10,000 के करीब सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल हैं, जो इस त्योहार की लोकप्रियता की तस्दीक देते हैं। इनमें से भी कुछ पंडाल ऐसे हैं जो विश्व भर में प्रख्यात हो चुके हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग इन पंडालों में विराजमान गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। इनमें एक पंडाल जो सबसे चर्चित है वो है लाल बाग के राजा का पंडाल। लाल बाग के राजा मध्य मुंबई के चिंचपोकली इलाके में विराजते हैं। इनके बारे में भक्तों के बीच मान्यता ये है कि लाल बाग के राजा मन्नत पूरी करते हैं। यहाँ एक कतार उन लोगों की भी लगती है जो मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। कुछ साल तो लाल बाग के राजा की कतार 4 से 5 किलोमीटर लंबी हो जाती है और उनकी एक झलक पाने के लिए 10 घंटे से ज्यादा का वक्त भी लग जाए, तब भी लोग पीछे नहीं हटते। विघ्नहर्ता सुख करता दुख हरता की झांकी का आगमन हो चुका है। दिल से जो कुछ भी मांगोगे मिलेगा, ये गणेश जी का दरबार है। विघ्न विनायक, देवों के देव गणपति को अपने हर भक्त से प्यार है। ऐसी ही अनकही कहानियाँ, ऐसे ही त्योहार के कई सारे किस्से आपके लिए लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो मानसी ने आपको बताया कि लाल बाग के राजा का महत्व क्या है, और अब चलते हैं प्रांजलि के पास, जो आपको बता रही हैं कि कैसी चल रही है लाल बाग के राजा के इसकी साज सजावट। इतिहास की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा के काल से ही गणेश पूजन घरों घरों में किया जाता था। सबसे पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, और मुंबई में जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वो है केशवजी नाइक चौल, जहाँ पर मुंबई का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू हुआ। लालबाग के राजा की सजावट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर साल अनोखी और आकर्षक थीम पर आधारित सजावट की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महाद्वार है, जो महाप्रवेश द्वार है, वहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर साकारा गया है। वहीं अंदर पंडाल में जहाँ पर बापा विराजमान होंगे, वहाँ पर अयोध्या का गुंबद साकारा जाएगा। लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लाखों भाविक यहाँ आते हैं, और यहाँ पर 2 तरह की लाइनें लगती है। एक पहली जो होती है वो है मुख्य दर्शन की लाइन, जहाँ पर आपको ये सारे चरण जो है वो पार कर मुख्य दर्शन करने जाना होता है। दूसरी जो होती है वो मन्नत वाली या फिर चरण स्पर्श वाली लाइन होती है, जहाँ पर आप दर्शन करते हैं चरण स्पर्श कर जिनकी मन्नत होती है, जो मन्नत पूरी कर लेते हैं, वो यहाँ पर आकर दर्शन लेते हैं। मुख्य दर्शन के लिए आपको 1, 2 या 3 घंटे में दर्शन हो जाता है, लेकिन जो मन्नत वाली लाइन है वहाँ पे 1, 2, 3 या 4 दिन भी आपको लग सकते हैं। हर साल यहाँ पर थीम बेस्ड डेकोरेशन होता है। इस साल का डेकोरेशन जो है वो अयोध्या का श्री राम मंदिर यहाँ पर साकार किया जाएगा, और उसे साकारा गया है प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितिन चंद्रकांत देसाई ने। लालबाग के राजा की मूर्ति की अगर बात की जाए तो जब हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बड़े ही ठाठ में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हमें नजर आते हैं, और जो यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी होती है दोनों तरफ, तो वो जो नज़ारा दिखाई देता है वो बिल्कुल एक दरबार की तरह नजर आता है। तो लाल बाग के राजा सज चुके हैं और भक्त उनके दर्शनों को बेताब है। हम
हम आपको करवाते हैं उनके फर्स्ट लुक के दर्शन। देखिए इस तस्वीर में कैसे माथे पर तेज और भक्तों को आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में बैठे हैं गजानन। वाकई में जो गणपति के इस रूप को देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उनके इस रूप को देखकर बार बार यही कहने को जी करता है, गणपति बप्पा मोरया। और अब आपको ले चलते हैं लालबाग के राजा से कुछ दूर स्थित गणेश गली में, जहां इस बार बहुत शानदार पंडाल सजा है और इससे भी खास है इस पंडाल की थीम। आइए देखिए। यानी कि गणेश गली के गणपति के पंडाल में यहाँ की जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में नज़र आ रही है। यहाँ का जो डेकोरेशन होता है वो हर साल यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा साकार की जाती है। इस साल कौन से तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा साकार की जाएगी ये बताने के लिए हमारे साथ है पंडाल के सेक्रेटरी स्वप्निल परब जी। स्वप्निल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2 साल बाद हम ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और कौन सी प्रतिमा यहाँ पर इस साल साकार की जाएगी? देखिए, मुंबई का राजा का ये 95 इयर्स है और बहुत ही धूमधाम से ये साल हम मना रहे हैं। वैसे कि आपने यहाँ पे बता दिया, 2 साल के बाद कोरोना का निर्बंध सबसे पहले उठने के बाद ये उत्सव फिर से धूमधाम से यहाँ मनाने की कोशिश हर मंडल कर रही है। तो हमारा भी मंडल कुछ कम नहीं है और बहुत ही धूमधाम से यहाँ ये उत्सव मना रहे हैं। मंडल की तरफ से इस साल हम काशी विश्वनाथ मंदिर की रिप्लिका यहाँ बनाते हैं। ओके, ये ऐसा आपको कब लगा कि मतलब हर साल हम देखते हैं कि एक तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा यहाँ पे साकार होती है, तो ये ऐसा कब लगा और क्यों कि तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा ही साकार की जाए? देखिए, हमारे मंडल का जब 75 इयर्स था करीबन 2002 में, तो ऊंची मूर्ति तो हम बनाते ही है, वो तो हमारी खासियत है, वो हमारी परंपरा है। लेकिन उसके साथ अगर कुछ अलग दिखाने की कोशिश मंडल की थी तो उसके साथ क्या दिखाएंगे, तो एक ऐसी रिप्लिकाएं बनाएंगे जहां लोगों को अपना जो भारत देश है, विशाल देश है और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जो अपने तीर्थ क्षेत्र है उससे भरा हुआ ये देश है। कुछ लोगों को पैसे के अलावा या फिर टाइम न होने के वजह से वहाँ घूमने का मौका नहीं मिलता। सही बात है। तो उसकी एक खासियत लोगों को पता चले, इसीलिए ये कोशिश मंडल की हर साल होती है और इसीलिए मंडल की तरफ से हर साल अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की झांकियाँ यहाँ बनाती है। अभी तक मंडल ने काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा पशुपतिनाथ जी का भी मंदिर बनाया था, उसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल भी यहाँ बनाया हुआ था, राजस्थान का हवा महल भी यहाँ बनाया था। ऐसे बहुत केदारनाथ हुए, बद्रीनाथ हुए, सबका रिप्लिका यहाँ बनाई होती है। इस साल काशी विश्वनाथ मंदिर की रिप्लिका यहाँ हम बना रहे हैं। ज़रूर। और अगर मूर्ति की बात की जाए तो इस साल क्या क्या विशेषताएं होंगी मूर्ति में? मूर्ति की बात की तो हमारा मंडल है तो 22 फुट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत की सबसे पहली ऊंची मूर्ति बनाने का मान ये मंडल ने किया था और उसके बाद ही ऊंची मूर्ति की जो ट्रेंड है वो शुरू हुई थी। इस साल भी हमारी परंपरा कायम रखते हुए 22 फुट की ऊंची मूर्ति लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और इस बार ये जो हमारे मुंबई के राजा है वो विश्वकर्मा जी के रूप में अवतरित होंगे, क्योंकि 2 साल के बाद वापस एक बार हम नवनिर्माण करने के लिए आगे बढ़े हुए। तो विश्वरूप जो हमारे मुंबई का राजा है वो विश्वकर्मा रूप में आके ये सब नवनिर्माण की कोशिश कर रहे हैं, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो सभी पंडाल तैयार हैं यहाँ पर गणेश जी का स्वागत करने के लिए और गणेशोत्सव के दौरान लाखों लोग इन पंडालों में आते हैं। इतनी भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसीलिए प्रशासन से लेकर आयोजक तक सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क है। हर साल मंडल ने अलग अलग तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है मंडल की तरफ से। इस बार तो हम 48 क्लोज सर्किट कैमरेज यहाँ लगा रहे हैं, हमारे मेटल डिटेक्टर है,
करीबन हमारे 3,500 वॉलेंटियर्स है जो दिन रात ये भाविकों की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद होंगे। और सबसे पहली बात यह है कि इस बार सबसे पहला मुंबई में फायर प्रूफ मंडप बनाने की जो कोशिश है वो हमारे मंडल की हुई है और वैसा मंडप हमने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। तो यानी सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। अब आपको ले चलते हैं चिवड़ा गली, जहां हमारी सहयोगी प्रांजलि आपको उन गलियों में खरीदारी कराने ले जा रही हैं जहां गणेशोत्सव से जुड़ी सभी सामग्री मिलती है। जितने बड़े पैमाने में पंडालों पे डेकोरेशन होता है उतने ही बड़े उत्साह से लोग अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं। फिलहाल मैं लालबाग के चिवड़ा गली में हूँ, जहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है। फिर वो चाहे असली फूल हो, नकली फूल हो, लाइट्स हो, बैकड्रॉप में लगाने वाला आकर्षक पर्दा हो, ये सारी चीज़ें, पूजा का सामान हो, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर यानी कि चिवड़ा गली में मिल जाती है। बाप्पा के लिए ये छोटा सा मुकुट है और ये बड़े बाप्पा के लिए हे कितीला आहेत? 100 रुपयाला. हे 100 रुपयाला. आणि ह्या साइज मधले पण आहेत, हे कितीला आहेत? 80 रुपये. तो 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक गणपति बाप्पा के लिए मुकुट हमें यहाँ पे मिल जाता है। उपर्ण है, इसे उपर्ण कहा जाता है। इसको गणपति बाप्पा के गले में डाला जाता है और ये अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग पैटर्न में यहाँ पे उपलब्ध है। 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक उपर्ण यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारे पास और भी डिज़ाइन यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं। ये देखिए, केसरी रंग का हो, लाल हो, पीला है, सफ़ेद है और ऐसे छोटे छोटे घरों में बाप्पा बिठाए जाते हैं, स्थापना की जाती है बाप्पा की, उनके लिए ये ऐसे छोटे छोटे उपकरण हैं। तो छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध है। महाराष्ट्र में बिग बाड़ी कहा जाता है इसको। जो बड़े 20 फुट 25 फुट जो गणपति होते हैं, उनके कानों में ये पहनाया जाता है। गणपति को एक दंत भी कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि उनको सबसे ज्यादा मोदक पसंद है। आखिर क्यों पसंद है उन्हें मोदक और कहाँ गया उनका एक दांत? इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी आइए आपको बताते हैं। मिठाइयाँ तो ज़रूर बनती है, लेकिन जब बात आती है गणेश उत्सव की, तब बनते हैं गणेश जी के पसंदीदा मोदक। आपको पता है गणेश जी को इतने मोदक क्यों पसंद है? तो इसके पीछे एक कहानी है। तो पुराणों के अगर माने, गणेश जी और महर्षि परशुराम में एक बार युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में महर्षि परशुराम जो है वो गणेश जी पर वार कर देते हैं। वैसे गणेश जी होते तो है काफ़ी बलवान, लेकिन वो उस वार को झेल लेते हैं, वो पलटवार नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि परशुराम के पास जो भी हथियार होते हैं, जो भी शस्त्र होता है, वो उन्हें गणेश जी के पिता शिव जी ने दिया होता है और गणेश जी अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो वार झेल लिया। इस युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट जाता है और इसीलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। और ये होने के बाद माता पार्वती जो है वो चिंतित हो जाती है कि गणेश जी कुछ खा नहीं पा रहे, तो इस समय वो गणेश जी के लिए बनाती है ये मोदक, क्योंकि ये नरम होते हैं खाने के लिए, तो इसीलिए गणेश जी को ये खाने में आसानी होती है। और तब से शुरू हुई ये प्रथा कि गणेश जी को मोदक का भोग चढ़ाया जाता है। तो गणेश जी को मोदक का भोग चढ़ाया जाता है और अगले कुछ दिन गणपति उत्सव का जो त्यौहार है वो मनाता जाएगा पूरे देश भर में। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।